इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर लिया था, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, प्लैंक थ्योरी पढ़ी, उसके न्यूमेरिकल भी हो गए और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो गया, राइट। अब हेडिंग लगाओ। उसके बाद आए डी ब्रॉगली, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो उनका डुअल बिहेवियर होता है। डुअल बिहेवियर मतलब वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करते हैं और एज वेल एज वेव्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे डुअल बिहेवियर ऑफ ईएमआर। ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखे इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फर्दर जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो क्या पता चला हमें कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं और वेव की तरह। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल वाली जो प्रॉपर्टी है ये उसको भी फॉलो कर रही हैं और कुछ प्रॉपर्टी जो वेव्स दिखाती हैं ये उसको भी फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो कुछ दो चार मैं प्रॉपर्टी आपको लिखवा देती हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो वेव लाइक प्रॉपर्टी होती हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलो करती हैं। वेव लाइक प्रॉपर्टीज में लिखो, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस। एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? डिफ्रैक्शन नाम सुना हुआ है? इंटरफेरेंस तो खैर आप फिजिक्स में पढ़ोगे या तो इस ईयर या नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट श्योर कि कब आता है ये, है ना। डिफ्रैक्शन भी वहीं पे पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन आपने 10th में भी पढ़ा है जब आपने वो सनसेट और सनराइज और वो सब भी पढ़ा था, है ना। एक स्कैटरिंग पढ़ा था, डिफ्रैक्शन भी पढ़ा था। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जो ये नेचर होती है ये कौन सी नेचर होती है? वेव लाइक नेचर होती है। पार्टिकल वाली नेचर कौन सी होती है? पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करते हैं? जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बताऊंगी क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये भी पार्टिकल नेचर की वजह से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो शो करते हैं वो भी पार्टिकल नेचर है, राइट। और एक और लिख लो, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिनको हम या तो केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में इस साल या नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे क्या बिहेव करते, कैसे बिहेव करते हैं? डुअल नेचर होती है उनकी, वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। तो एक रिलेशन दिया उन्होंने वेवलेंथ में और मोमेंटम में। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आपको पता है एम वी क्या होता है? एम इज अ मास ऑफ दैट पार्टिकल, वी इज अ वेलोसिटी। तो एम वी किसको कहते हैं? मोमेंटम को कहते हैं, पी को कहते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? बोलो बेटा। 6.6 इंटू 10 की पावर -34, राइट।
तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब आपके दिमाग में जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो कई बार ये आएगा कि हम लेमडा अगर निकालेंगे तो हमने तो वो भी पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना? अधिकतर तो वो आपको क्वेश्चन में देगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, ऐसे लिखा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप उसी से आइडिया लगा लोगे कि अच्छा हमें ये वाली रिलेशन निकालनी है ना। एक दो न्यूमेरिकल करा देती हूँ इसके भी मैं आपको। लिखो, ए टेनिस बॉल ऑफ मास 6 इंटू 10 की पावर -2 kg, ए टेनिस बॉल ऑफ मास 6 इंटू 10 की पावर -2 kg is moving with a speed of 62 meter per second. यहां तक लिख लिया। कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength associated with this moving tennis ball. हाँ जी, आया आंसर? नहीं, क्योंकि आपका जो प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट है वो भी किलोग्राम मीटर में ही है ना। हाँ जी, क्या आंसर आया? अथर्व, क्या आंसर आया? निकालो जल्दी। मुश्किल है कैलकुलेशन? टेन की पावर -31, नहीं, 1 के आगे और जाओ 8 आएगा।
आपका भी ऐसे ही कुछ है, डिवाइड कर रहे हो तो 1 के आगे नहीं गए होगे ना आप। हाँ, एक और प्लेस पे जाओ। हाँ, आंसर 34। 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 30 वेवलेंथ ही निकाल रहे हो ना मीटर। आंसर तो 10 की और माइनस 34 है। छोटा नहीं आएगा मतलब क्या पूछ रहे हो? फिर क्या आएगा? हाँ, नीचे 10 की पावर माइनस 2 है, तो नीचे बड़ा है उसको डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पे भी तो पॉइंट आए हैं ना बेटा। सिर्फ यही यही वाली चीज नहीं यूज करनी ना। जब आप 6.6 को 6 इंटू 62 से ये मल्टीप्लाई करके जब इसको डिवाइड करोगे, ये छोटा नंबर है, डिवाइड करोगी तो 0.018 आ रहा है, तो फिर उसको 1.8 में कन्वर्ट करेंगे। 2 प्लेस इधर लेके गए, 2 प्लेस इधर लेके गए, तो 32 से 34 हो जाएगा ना। वो चीजें भी तो ध्यान में रखनी है। ओके, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जो लेमडा होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होती है, और इसकी इसी वाली चीज को यूज करके जो मॉडर्न जो क्वांटम थ्योरी है ना, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्वांटम थ्योरी में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना भाई, बोर के बाद फिर वही आया जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है। तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि जो भी पार्टिकल होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं है ना, मूविंग स्टेट में होते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो वेव की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है, और पार्टिकल तो वो है ही, तो जब वो मूविंग स्टेट में होता है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो यही बात कहने की कोशिश की थी डी ब्रॉगली ने। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, आप वो कर लोगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी हमने कहा था कि ये एक क्या है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कभी सुना है आप लोगों ने? क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? अच्छा, ये सुना होगा कि हम समर्स में काले रंग के छाते लेके नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते। मतलब आप किसी के पास ब्लैक है तो वो तो ब्लैक ही लेके जाएगा, वो तो एक अलग ही केस हो गया है ना। लेकिन अगर आपके पास दो हैं, एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है, तो आप कौन सा लेके जाओगे गर्मियों में? लाइट कलर का। डार्क कलर का क्यों नहीं लेके जाते? हाँ, वो क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ना, तो आपको और ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए समर्स में हम कपड़े भी कैसे पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। तो क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी को हम एक इमेजिनरी बॉडी, एक्चुअली एक आइडियल बॉडी की तरह होती है, ये वो बॉडी होती है जो मैक्सिमम रेडिएशन, जो उसके ऊपर रेडिएशन गिरती है आके, है ना, उनके मैक्सिमम वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेती है, और एज वेल एज मैक्सिमम को ही एमिट कर देती है। ठीक है, नॉर्मली जो बॉडीज होती हैं अगर वो अब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशंस को, तो वो सारी रेडिएशन को एमिट नहीं करती भाई, कुछ को वो यूज कर लेती है ना भाई। रेडिएशन क्या है, एक तरीके से एनर्जी तो हुई। अब हमारे ऊपर, जैसे आपने बायो पढ़ी होगी है ना 10th में, आपने क्या कहा था कि सनलाइट प्लांट्स के ऊपर आई, उसका अधिकतर 99% पार्ट बाहर निकल गया, रेडिएट हो गया, लेकिन 1% अब्जॉर्ब हो गया और वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे चला गया, पास ऑन हो गया। समझ आ गई मेरी बात? तो इसी तरह जो बॉडीज होती हैं जब वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है तो वो सारी रेडिएट नहीं करती, लेकिन जो ब्लैक बॉडी हम किसे कह रहे हैं, हम उसे ब्लैक बॉडी कह रहे हैं जो मैक्सिमम को ही अब्जॉर्ब करे और मैक्सिमम को ही एमिट कर दे। ठीक है, तो जो ऐसी आइडियल बॉडी है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, और रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। लिखे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, द आइडियल बॉडी which emits and absorb radiation the ideal body which emits and absorb radiation of all frequency
or wavelength of all frequencies or wavelength is called a black body. And the radiation emitted is called black body radiation. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी रेडिएशन की, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी. देखो, जब आप किसी आयरन रॉड को हीट करते हो, आपने कभी किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा या नॉर्मली भी देखा होगा कहीं पे, तो जब आप आयरन रॉड को हीट करते हो तो स्टार्टिंग में वो क्या होती है, रेड सी होनी शुरू होती है पहले, फिर वो ऑरेंज हो जाती है, फिर जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो वाइट हो जाती है और फाइनली फिर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है आपको. तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी थी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, विबग्योर में आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम. तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ती जा रही है, लास्ट में ब्लू हो गई ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ घटती जा रही है. ठीक है, तो ये स्टेट में ये लाइन लिख लेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और वेवलेंथ डिक्रीजेस. ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इन सब चीजों को यूज किया गया. तो अगला टॉपिक लगाओ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, हाइजेनबर्ग आपको पता है साइंटिस्ट का ही नाम होगा. तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन है वही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब वो मूव कर रहे होते हैं, है ना, जब वो घूम रहे होते हैं, आप उनकी पोजीशन को निकालना चाहते हो कि वो कहाँ पे हैं, है ना, आप उनकी पोजीशन को निकालना चाहते हो और आप उसी टाइम में उनकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. समझ आ रही है मेरी बात? जैसे कि आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, आप उसकी पोजीशन भी निकालना चाहते हो कि कहाँ पे है इस टाइम, और आप ये भी निकालना चाहते हो कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, है ना, या वेलोसिटी कितनी है उस इंस्टेंट पे उसकी. तो हम दोनों चीजें एक साथ एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते. ठीक है, एक साथ हम एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते. अगर हमने उसकी वेलोसिटी निकाली, हम अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एक्यूरेसी से, मतलब किसी ने बेल की शायद, लैश लगी इधर. अच्छा, अगर हमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तो कहीं ना कहीं जो हम उसका पोजीशन की बात कर रहे होंगे ना, तो उस पोजीशन में कोई एरर आ जाएगी. और अगर हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिसाइड कर पा रहे हैं, है ना, पता लगा पा रहे हैं उसका, तो उसकी वेलोसिटी में कोई एरर आने के चांसेस होंगे. तो कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो रहा है और वो पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, तो हम उसकी दोनों चीजें एक साथ एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते. ऐसा क्यों होता है? हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है या हम निकाल नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसका रीजन ये कि साइज बहुत छोटा है, और जब इतने छोटे साइज, इतने छोटे पार्टिकल के साथ जब आप उसका पोजीशन निकालोगे, तो ऐसा नहीं होता कि जब आपने उसका पोजीशन निकाला तो उसकी वेलोसिटी को आप छेड़ो ना, उसको डिस्टर्ब ना करो, है ना. और अगर उसकी वेलोसिटी को आप अगर निकाल रहे हो तो उसकी पोजीशन आप डिस्टर्ब ना करो.
मतलब जब आप एक चीज को निकालते हो तो दूसरी चीज अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है ना। इसी चीज को बताया किसने, हाइजेनबर्ग ने। उन्होंने क्या कहा कि वेलोसिटी और पोजीशन को हम एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनमें से एक चीज आपकी क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी, राइट। तो पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल the position and momentum of a moving particle अब आप कहोगे अभी तो आप वेलोसिटी कह रहे थे, अब आप मोमेंटम कह रहे हो। अरे क्योंकि मोमेंटम इज mv और मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो उसका उतना ही रहेगा ना। मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 9.1 इंटू 10⁻31 ही है हमेशा, है ना। कोई बॉल, कोई टेनिस बॉल है, कोई बॉल आप घुमा रहे हो तो मास थोड़ी चेंज होगा उसका, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी accurately determined simultaneously if we try to calculate the accurate value of one quantity, the error will occur in the other. One quantity accurately the error will occur in the other. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला, क्या रिलेशन दी उन्होंने, डेल्टा एक्स change in position, change in velocity is greater than or equal to h upon 4 pi. लेस देन नहीं हो सकता, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सॉरी यहाँ पे तो डेल्टा p लिखो, ठीक है, मोमेंटम, वेर p इज अ मोमेंटम और x इज अ क्या है, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डेल्टा x। अगर मैं p की जगह क्या लिख दूं, mv लिख दूं, अगर आपका डेल्टा p क्या हो, m इंटू डेल्टा v होगा, है ना। भाई चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से होगा, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा ना, मास में तो चेंज हुआ नहीं। और आपको ये पता है कि मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो कांस्टेंट, देखो h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो m को भी उधर ही ले जाते हैं, सारा कांस्टेंट वाली चीज एक तरफ हो जाएगी। दिस इज द रिलेशन। तो डेल्टा x एंड डेल्टा p विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, है ना, कभी भी लेस देन नहीं होंगे h अपॉन 4 पाई से। इस पर भी क्वेश्चंस आते, है ना, लिखने के लिए भी आ जाता है, खैर एग्जाम में 11th क्लास में आपको ये लिखने के लिए आ जाता है, ये रिलेशन आप वहां पे लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे और न्यूमेरिकल करो एक। नहीं नहीं, डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये इसने रिलेशन निकाला है, इसका डेरिवेशन कोई नहीं है हमारे इसमें। लिखे आगे,
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if the uncertainty in its velocity is 5.7 into 10 की पावर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, एच की वैल्यू आपको पता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है क्योंकि इसने मेंशन किया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन है ये जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास जरूरी नहीं कि वो आपको दे। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन करना। सबसे पहले रिलेशन को लिखो। ठीक है, और इसने पोजीशन में ही पूछा है ना, तो डेल्टा एक्स निकालना है, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। एच की वैल्यू रख लेंगे, क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 4/22/7, m आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31, डेल्टा वी हो गया 5.7 इंटू 10 की पावर 5। इस सबको सॉल्व करना है। थ्री 3.14 लोगे तो डिवाइड करना मुश्किल होगा, 22.7 लोग 22/7 लोगे तो आसान हो जाएगा ना ये। ठीक है, और आप इसको ये गया हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। इन सबको आप वो कर लो, इसको अगर 90 मानते हो ना, 91 हो गया ना ये, तो इसको 30 मान लो अभी के लिए, इजी हो जाएगा। और ये यहाँ पे 120 हो गया नीचे, और ये हो गया 5.7 और ऊपर 7 है, इतने को डिवाइड करो। डिवाइड करने का काम सबसे लास्ट में करना होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन के बीच में से डिवाइड करना शुरू कर दिया, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म करना होता है। ये मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया था, है ना, तो ये 3 था, 3 कैसे आया था, ये 22 से 66 को आपने कट किया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है,
इस 3 मैंने 91 को 90 मान लिया, तो जब मैं इसको 91 को 3 से करूँगी तो 30 हो जाएगा। आपको पूरा करना है, पूरा कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। छप्पन, देखो बेटा हुआ कैलकुलेशन या नहीं? कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हो। इधर देखो, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करोगे तो बस ये एक ही क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगाओगे। यहाँ पे आप ये कर सकती, ये हटा दिया मैंने, ये पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 0 से 0 गया। ठीक है, ये इतनी समझ में आ गई। 7 8 जा 56 होते हैं, अब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। 57 को 56 मान के 8 जा चल गया। 12 इंटू 8 कितने होते हैं? 96। 96 नीचे है, ऊपर 100 से 100 को डिवाइड कर लो, ऊपर 100 ले लो। कैसे लिया आपने 100? 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, एक ही बात हो गई ना, क्योंकि ऊपर कुछ बचा नहीं था आपके पास। बात समझ में आ रही है? और जब कर रहे हो तो 1.0 आ रहा है, आंसर आ गया। जब आपने नीचे 100 से डिवाइड किया था, ये 100 भी ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1.0 इंटू 10 की पावर -10। यही आया है 1.012 इंटू 10 की पावर -10। तो इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन जो करते हो उसको थोड़ा सा नियर बाई करके ले जाने की कोशिश किया करो, तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे। स्पीड भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ा ही। और ये यहीं से डिवाइड होना शुरू हो जाता है, एक एक चीज को सारा मल्टीप्लाई करो या तो फिर फाइनली डिवाइड करो। ओके, चलिए। An electron has a speed of 500 meter per second. An electron has a speed of 500 meter per second with uncertainty of 0.02%. तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितनी दे रखी है? 0.02%. What is the uncertainty in locating its position? What is the uncertainty in locating its position? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ आइडिया? स्पीड आपको दे रखी है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड दे रखी है 0.02, है ना। 500 क्या है? एक्चुअल स्पीड है, इतनी अनसर्टेनिटी है ना, कुछ एक्यूरेट नहीं, मतलब इधर उधर हो सकती है वैल्यू। तो 500 का 0.02% निकाल लो। ठीक है, समझ आई? एक्यूरेट वैल्यू आपको दे रखी है और इतने की वहां पे एरर हो सकती है, इतने एरर होने की संभावना है, तो उतना परसेंटेज इसकी निकाल लो आप। क्या आ जाएगा आंसर में? हाँ ठीक है, 0.1 आ गया, है ना। तो ये क्या आई, ये क्या वैल्यू आई? डेल्टा वी आया ये हमारे पास। क्या आ गया ये? डेल्टा वी। और पूछा क्या है? डेल्टा एक्स आपसे पूछा है, फॉर्मूला लगा लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है।
भाई फॉर्मूले में जो आप ये डेल्टा वी लिख रहे हो, दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये जो लिख रहे हो डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो ये तो वेलोसिटी दे रखी है, तो पहले अनसर्टेनिटी निकाली आपने, डेल्टा वी निकाला, ओके, उसको यहाँ पे पुट किया, फिर डेल्टा एक्स निकाला। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। h हो गया आपका 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 इंटू 22/7, m हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और स्पीड हो गई आपकी, चेंज इन वेलोसिटी हो गई 0.1। ठीक, अब आपको वही करना है, इसको कर दो, पॉइंट से पॉइंट चला गया। मैंने भी पीछे आपको कैलकुलेशन करवाई थी, सारी कैलकुलेशन वही है, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए। सेवन बाई 12 इंटू 10 की पावर एक मिनट बेटा, आप कैलकुलेट कर रहे हो या कैलकुलेटर से बताते हो मुझे? बहुत फास्ट कैलकुलेशन है आपकी। 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, भाई आप लोग भी करो, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है आंसर, एक बार मिला लो आप, 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ओके, 12 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5 आ गया, जो कि 12 5 जा 60। 10 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लो। एट चल जाएगा, 96, 4 बच गया, 3 चल जाएगा, क्या आया, 0.583 इंटू 10 की पावर माइनस 3। पॉइंट को लेके जाएंगे राइट साइड, राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो इधर एक बढ़ जाएगा, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 5.83 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब हमारा आंसर इसमें आ रहा है 5.77 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब इतना अप्रोक्सीमेशन लिया है तो चलेगा, ठीक है। बहुत एक्यूरेट निकालना है तो सारा कुछ कैलकुलेट कर लो फिर अपने आप। क्या डाउट है बोलो बेटा। कैलकुलेशन में जब भी 4 पाई वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो 22/7 दिमाग में बस सीधा सीधा रखो कि 22 से इसको उड़ाओ 3 पे, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट उड़ाओ, अगर इलेक्ट्रॉन है तो हर बार 9.1 ही आएगा। इसको 30 से डिवाइड करो, 4 को 3 से डिवाइड करो, 12 आएगा, और बाकी बस वेलोसिटी वाला पोर्शन बचेगा, उसको आप देख लो। अरे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो और फिर वेलोसिटी वाले में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लिखो, और अब की बार आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा फास्ट करनी है, ठीक। हाँ, लिखना नहीं है लेकिन कॉपी में लिखना 9.1 ही है, वो कट करते हुए आप या कहीं रफ में सब सॉल्व करके लिखो, वहां मत लिख देना। एक गोल्फ बॉल has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. हाँ, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, अभी करते हैं। बॉल का जो मास है वो आपको दिया हुआ है 40 ग्राम और स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड दे रखी है आपको
45 मीटर पर सेकेंड। आगे इसने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई हमें, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। स्पीड को मेजर किया विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना। क्या क्या गिवन है, फटाफट लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो और उसके अंदर वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल यहीं पे ही कन्वर्जन करना है। जब यहाँ पे गिवन लिखा है आपने, यहीं पे ही वैल्यूज लिखनी है, यहीं पे कन्वर्जन करना है। ये आदत डाल लो जिससे कि फिर फॉर्मूले में सही आंसर आए। फास्ट। पहले बताओ डेल्टा वी क्या आया आप लोगों का। 9.1। चेक करो। 0.9, यस, मीटर पर सेकेंड। आ गया सबका ये 0.9 मीटर पर सेकेंड। हाँ, बस फिर फॉर्मूले में लगाओ जल्दी जल्दी। 2% करोगे ना इसका। ये तो स्पीड दे रखी है, ये तो आपको v दे रखा है, आपको डेल्टा v चाहिए ना, है ना। तो क्या करोगे, इतनी एक्यूरेसी दे रखी है स्पीड की, तो v इंटू 2%, ऐसी परसेंटेज निकालेंगे ना, इस v का 2% करेंगे, राइट। तो v हमारा कितना, 45 का 2%। स्पीड की अनसर्टेनिटी निकालेंगे ना हम बेटा, अनसर्टेनिटी इन स्पीड। जब वो कह रहा है आपसे 2% की एक्यूरेसी के साथ वो वेलोसिटी निकाल रहा है, इसका मतलब वहां पे 2% के एरर होने के चांसेस हैं, तो आपने उसका परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है, कि जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी थी और उसमें अगर इतना एरर होने की चांसेस है तो कितनी अनसर्टेनिटी होगी वेलोसिटी की वैल्यू में, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.9। अब इसके साथ आप फिर आगे क्वेश्चन करो। हम ऐसे बोलते हैं ना कि स्केल +-1 की एक्यूरेसी से मेजर करता है। इट मीन्स अगर 40 सेंटीमीटर उसने लेंथ नापा है तो 39 होगा आंसर या फिर 41 होगा, ठीक है। अगर मैंने परसेंटेज में बोल दिया कि ये +-1% की उससे करता है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 39 दे रखा है 39 का 1% करोगे, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं उसकी, एंड देन फिर हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में है ही यही बात कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी वही शो कर रहा है। चलिए आंसर आ गया होगा भाई, कैलकुलेशन हो गई। हाँ ठीक है बेटा, डेल्टा एक्स निकालना है ना।
ये आ गया होगा सबका, क्या है? हाँ तो 1.56 आ रहा है, 1.46 आ रहा है आंसर तो। वन पॉइंट फोर समथिंग आएगा, 1.4 इंटू 10 की पावर 32 आ रहा है मेरा तो, 33 आना चाहिए। 33 आ रहा है आप लोगों का? कैसे? ये तो डिवाइड करके बेटा 1.4 तो आ ही रहा है, गलत किया डिवाइड। आ गया बाकी सबका भी? किंजल आया आंसर? आपका आया बेटा? 1.46 इंटू 10 की पावर -33। डिवाइड किसको किया आपने, किससे? अथर 14 को 9 से, कहाँ से आया 14? है ना, ऊपर तो बेटा 7 ही बचा था, 2 कहाँ से आया? 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा। अरे 22 को तूने 3 से काटा, 3 से ये कट गया 9, और नीचे क्या बचा? 4 इंटू 4 इंटू 3 बचा, 48 आएगा नीचे, ऊपर 7 बचा। चलो जी, हेडिंग डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अभी हमने पढ़ा था कि ये कैसा इफेक्ट होता है, कैसी नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। क्या बोला मैंने अभी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोलर पैनल के बारे में जानते हो, सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना? क्या होता है उसमें? आप लोगों ने ऐसे ऐसे हिलाया था ना सोलर पैनल की बात सुन के, सुना है क्या होता है सोलर पैनल, क्या होता है उनमें? हम्म, तो सन की लाइट से वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होगा, कैसे बना रहा होगा? कोई उसके पीछे साइंस होगी? वो जो सोलर पैनल होते हैं, सिंपल ऐसे तो आपने कोई घर के ऊपर ऐसे कुछ प्लेट सी रख दी, खाना खाने वाली प्लेट ऊपर रख दी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, उसके ऊपर फोटो वो पड़ रही है फोटोन? नहीं ना, कोई ऐसी मेटल की प्लेट लगाई होगी, तभी वो महंगी भी आती हैं, है ना? तो क्या होता है, फोटो मतलब फोटोन, फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन कहाँ से आए? लाइट एनर्जी से आए। अथर यहाँ बाद में कर लेना कैलकुलेशन, लाइट एनर्जी से आए, ठीक है, सनलाइट से आए फोटोन, और आके उन्होंने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे ये एक प्लेट है मेटल की, ये एक प्लेट है मेटल की, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा फोटोन। अब ये जो मेटल है,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो इसका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ये एनर्जी लेके आया है ना, तो उस एनर्जी से क्या होगा, मान लो कोई मेटल है जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, वो किसी एनर्जी से ही बंधे हुए हैं, इतनी एनर्जी मिली कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ऐसे चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही है, एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे चल जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अरे भाई करंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ये करंट प्रोड्यूस होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस इफेक्ट को कहते हैं। जो यहाँ पे करंट जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, चलो वेलकम बेटा।